नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3A हो गया है। उस चैप्टर नंबर 3A का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज हम लोग 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट आज अपलोड होगा और उसके अगले वाला पार्ट अगले दिन अपलोड होगा। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आपको दिया है दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कुछ तो स्टेटमेंट दिए रहेंगे आपको, जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको कंप्लीट करना है नीचे दिए गए ऑप्शन के साथ। उसमें आ गया ये आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस फॉर अ सब्सटीट्यूट इज डैश डैश। अब इधर इन्होंने क्वेश्चन कैसा पूछा है, क्वेश्चन में दिया है कि डिमांड फॉर अ गुड, मतलब एक गुड की डिमांड और उसके सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस, इसका रिलेशनशिप क्या है। हमको मालूम है डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। समझो अभी इसके लिए सब्सटीट्यूट के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैकडी का बर्गर और बर्गर किंग का बर्गर। इस केस में क्या हुआ था दोस्तों कि जब जब मैकडी ने अपने बर्गर की प्राइस बढ़ा दी, तब क्या हुआ, मैकडी की बर्गर की जो डिमांड थी वो कम हुई और वो कंज्यूमर बेस अब शिफ्ट होके चला गया है बर्गर किंग के तरफ। अगर वो कंज्यूमर बेस बर्गर किंग के तरफ शिफ्ट हो गया है तो बर्गर किंग की डिमांड अब बढ़ गई है। इसके लिए क्या होता है कि जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड भी बढ़ती है। मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप का पॉइंट हमारे ऑप्शंस में किधर है, देखते हैं। पहला ही ऑप्शन है दोस्तों डायरेक्ट, उसके आगे का भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है इनवर्स, तीसरा है नो इफेक्ट और चौथा है कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स। तो इधर क्लियर कट हमको समझ रहा है कि क्या होता है कि एक गुड्स की प्राइस बढ़े तो उसकी सब्सटीट्यूट की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसके लिए इन दोनों का इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट। तो आपको फिल इन द ब्लैंक में डायरेक्ट लिख के आना है। अब है दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, जो है द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड्स इज डैश डैश। अब इन्फीरियर गुड्स हमने पढ़ा था एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में, गिफेन गुड्स। जो रॉबर्ट गिफेन, इन्होंने हमको कुछ गुड्स बोले, कुछ ऐसे गुड्स बोले जिसमें उन्होंने ऐसा फाउंड किया कि जब जब उसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड बढ़ी और जब जब प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड कम होकर लोगों ने अपना कंजम्पशन क्या कर दिया, सुपेरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये सुपेरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट करने से अब इसके प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें देख लेते हैं। पहला है डायरेक्ट, बी है इनवर्स, सी है नो इफेक्ट, डी है कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट। जब इन्फीरियर गुड्स के केस में एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होता है और जब प्राइसेस बढ़ती है तब क्या होता है, लोग डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं, प्राइस कम होती है तो डिमांड कम करते हैं। तीसरा है दोस्तों हमारे इधर क्वेश्चन, सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। ये हमने किधर देखा था, ये हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में हमको बोला था कि देयर इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है दोस्तों, तो ऐसा फंक्शनल रिलेशनशिप है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, मतलब dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स। ऐसा एक फंक्शन हमने देखा था। अब ये फंक्शन का ऑप्शन किधर है हमारे इधर, देखते हैं। पहला ऑप्शन है dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स, ये सही ऑप्शन है। फिर भी हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए। दूसरा है dx इज इक्वल टू एफ पी टू, ये ऑप्शन pz सॉरी, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि एक कमोडिटी की प्राइस और उसी कमोडिटी की डिमांड क्या करती है, रिलेशनशिप में होती है, तो ये ऑप्शन चला गया। तीसरा है dx इज इक्वल टू एफ वाई, वाई मतलब क्या होता है, इनकम। तो एक जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इनकम के साथ भी रिलेट होती है, बट वो हमें क्या पूछा है, हमें डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप पूछा है, तो ये डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप नहीं है। डी है dx इज इक्वल टू एफ टी। तो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए बराबर है, जो है dx इज इक्वल टू एफ टी एक्स। तो आप ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स। चौथा है हमारा क्वेश्चन इस केस में, व्हेन लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट अ हाई प्राइस इट शोज डैश डैश। अब हमने इस चैप्टर के एंड पार्ट में, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो 2 कंसेप्ट पढ़े, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड बोलता था कि जब भी कभी प्राइसेस में चेंज होगा तो डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन होगा या तो एक्सपांशन होगा। क्वांटिटी बढ़ेगी तो एक्सपांशन होगा, क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब प्राइस छोड़ के किसी दूसरे डिटर्मिनेंट की वजह से हमें चेंज करना पड़े तो उसे हम बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। अब इधर क्या पूछा है, व्हेन द लेस यूनिट्स, लेस को आपको हाईलाइट करना है, लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट अ हाई प्राइस,
मतलब प्राइस चेंज हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड लेस है। जब क्वांटिटी डिमांडेड लेस होती है दोस्तों तो हमें पता है कि डिमांड कर्व का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसके लिए इसका राइट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन। अब ढूंढते हैं हमारे इन ऑप्शंस में। ए ऑप्शन है इंक्रीज इन डिमांड, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें प्राइस का चेंज देखना है। बी है एक्सपांशन, ये प्राइस के चेंज की वजह से होता है बट इसमें क्या होती है क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन चला गया। डिक्रीज इन डिमांड भी नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन है डी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये सही ऑप्शन है दोस्तों। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की जगह लिखना है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, वो है गिव द इकोनॉमिक टर्म। अब गिव द इकोनॉमिक टर्म में आपको क्या करना है दोस्तों कि जो सेंटेंस पूछा है उस सेंटेंस के लिए एक वर्ड में क्या करना है, वो इकोनॉमिक टर्म देना है। मतलब आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है उधर। इससे और एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक टर्म अल्सो। अगर एक्सप्लेन आया तो हमें एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, इधर सिर्फ हमें इकोनॉमिक टर्म पूछा है तो एक वर्ड में वो इकोनॉमिक टर्म बोल के आना है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके है, अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट द लोअर प्राइस। अब ये हमने एग्जैक्टली देखा था हमारे पिछले क्वेश्चन में, जब मैंने आपको बोला कि प्राइस चेंज होने से क्या होता है, वेरिएशन इन डिमांड होता है। और जब ज़्यादा क्वांटिटी प्राइस चेंज होने की वजह से हम लोग डिमांड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड, और कम करते हैं तब बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इधर क्या हो रहा है, इधर दे रहा है कि सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड हो रही है एट अ लोअर प्राइस, देन इट इज़ व्हाट, देन इट इज़ एक्सपांशन इन डिमांड। तो इसमें इकोनॉमिक टर्म आएगा एक्सपांशन इन डिमांड। अब सेकंड है इस सीरीज का क्वेश्चन है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, हमने निकाला था डिमांड कर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे है डिमांड कर्व। अब तीसरा क्वेश्चन है, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू द सेवरल यूज। अब ऐसी कमोडिटी का हमें लॉ ऑफ डिमांड में एक जिक्र आया था कि ऐसी कमोडिटीज के बारे में डिमांड का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, वो हमने चेक किया था। तो एक कमोडिटी है जो एक से ज़्यादा यूजेस हमारे पूरे कर सकती है, तो उस कमोडिटी को बोलते हैं कंपोजिट कमोडिटी। कंपोजिट कमोडिटी इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आपके सामने आ गया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कंपोजिट कमोडिटी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है दोस्तों कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक से ज़्यादा मतलब एक या ज़्यादा गुड्स मिला के सिर्फ एक ही वांट सेटिस्फाई करते हैं। ये क्या होता है, एक ही गुड्स बहुत सारी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट कमोडिटी और कंपोजिट गुड्स। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस। हाईलाइट आपको करना है वर्ड को, अदर देन प्राइस को। अब अदर देन प्राइस में हमने पढ़ा था क्या, चेंजेस इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू प्राइस एंड चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अब चेंजेस इन डिमांड जब होता है तब जब हमारी क्वांटिटी बढ़ती है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और क्वांटिटी कम होती है तो बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इधर हो रहा है इस क्वेश्चन में मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, इसके लिए इसका आंसर आएगा दोस्तों इंक्रीज इन डिमांड। आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर है इंक्रीज इन डिमांड। अब फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस क्वेश्चन का वो है, अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। अब ऐसा कुछ आपको चैप्टर 3 के लेक्चर 1 में याद आ रहा होगा, जब इंट्रोडक्शन लेते टाइम मैंने आपके सामने एक इक्वेशन दिया था कि डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे, ये होता है डिमांड। मतलब इन तीनों फैक्टर्स को हम लोग मिलाए तो होता है इससे डिमांड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डिमांड। इस क्वेश्चन में जो इकोनॉमिक टर्म है वो है डिमांड। तो ऐसे हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्या करना है, हमें डिस्टिंग्विश करना है। दो कोई तो टर्म दी होगी, इकोनॉमिक टर्म 2 दी होगी, उस दोनों में हमको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों डिजायर एंड डिमांड। अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जिसमें आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट मिल सके डिस्टिंग्विश बिटवीन के। तो जितने पॉइंट आपको मिलते हैं उतने पॉइंट आपको लिखने हैं। मिनिमम आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट हर इसके मिनिमम बनते हैं। बट अगर किसके नहीं बने, इस क्वेश्चन में भी हमारे 2 क्वेश्चन है जिसके 4 पॉइंट नहीं बनेंगे, वो अगर 4 पॉइंट नहीं बने तो आपको 3 पॉइंट लिख के आना है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, डिजायर एंड डिमांड। आपके स्क्रीन के ऊपर 2 कॉलम आ गए हैं। अब डिजायर क्या होता है,
डिज़ायर क्या होता है, अर्ज टू हैव समथिंग, मतलब कोई तो कुछ तो होना अपने को, इसकी क्या होती है, अपनी वांट होती है। और डिमांड क्या होती है, विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। तो पहला डिफरेंस इससे मीनिंग पर से हमने निकाला कि अर्ज टू हैव समथिंग इज अ डिज़ायर, एंड सेकेंड डिज़ायर बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे इज डिमांड। जो हमने इकोनॉमिक टर्म में इसके पीछे लिखा था वही है दोस्तों कि डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे इज डिमांड। अब दूसरा डिफरेंस हम इसका निकालेंगे परचेसिंग पावर से। क्या होता है, डिज़ायर में हमको परचेसिंग पावर की ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है, वही हमने डिफरेंस निकाला। नो नीड टू हैव अ परचेसिंग पावर इन डिज़ायर, और डिमांड में हम लोग लिखेंगे परचेसिंग पावर इज मस्ट फॉर द डिमांड। मतलब एक चीज़ की हमें डिमांड चाहिए तो उसके लिए हमें परचेसिंग पावर होना मस्ट है। अब तीसरा है दोस्तों, तीसरा डिफरेंस आता है ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। मतलब पूरे के पूरे हमारी डिज़ायर जो है वो डिमांड नहीं बन सकते हैं, बट डिमांड में हमने लिखा है कि डिज़ायर इज़ फंडामेंटल फॉर डिमांड। मतलब एक चीज़ की डिमांड होने के लिए उसकी सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए। अगर उस चीज़ की डिज़ायर ही नहीं होगी तो उस चीज़ की डिमांड नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होता है, डिज़ायर इज़ फंडामेंटल ऑफ द डिमांड। और चौथा है, इसका एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे कि पुअर पर्सन वांट टू हैव अ कार इज अ डिज़ायर बिकॉज ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू पे फॉर द कार। एंड इस डिमांड का एग्जाम्पल है दोस्तों, रिच पर्सन बॉट अ कार बिकॉज ही हैड विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, दैट्स वाई हिज डिज़ायर कन्वर्टेड इनटू डिमांड। सो ये था हमारा पहला जो डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड का। अब इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे आप लोग ये डिस्टिंग्विश बिटवीन डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन है एक्सपांशन एंड डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड। अब एक्सपांशन एंड डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड हमने किधर देखा था, वेरिएशन इन डिमांड, जिधर क्या होता है कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व में कुछ तो चेंज हो जाता है और दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। देखते हैं इसके डिस्टिंग्विश से। पहले इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, मीनिंग समझा देंगे इनको। पहला पॉइंट है आपके स्क्रीन पर, एक्सपांशन के लिए, एक्सपांशन इन डिमांड इज द राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। हमने समझा दिया कि सिर्फ प्राइस की वजह से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई तो उसे हम बोलेंगे एक्सपांशन इन डिमांड। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये है कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई ड्यू टू राइज इन द प्राइस, प्राइस राइज होने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई, ये होता है। और अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ये हमने समझा दिया इनको कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड में। अब दूसरा पॉइंट है, डिमांड मूव्स डाउनवर्ड इन द सेम डिमांड कर्व। हमने देखा था वेरिएशन इन डिमांड में ए टू बी पॉइंट डिमांड जा रही थी और वो कैसी जा रही थी, डाउनवर्ड्स जा रही थी। इसके लिए एक्सपांशन इन डिमांड में हमने देखा क्या हो रहा है कि डिमांड मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम द अलोंग द सेम डिमांड कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या हो रहा था कि डिमांड ऊपर ऊपर जा रही थी सेम डिमांड कर्व में। तो वो पॉइंट हम लोग लिख देते हैं कि डिमांड मूव्स अपवर्ड इन द सेम डिमांड कर्व। अब इसके केस में क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे पास 3 से ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल रहे। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देंगे। आप सिंपली पेंसिल से एक सिंपल डिमांड कर्व निकाल के इसका ग्राफ निकाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको इधर दिया है। मैंने इधर स्क्रीनशॉट आपके सामने दिया है कि कैसा ग्राफ आप लोग निकाल सकते हैं। एक्सपांशन का अपने हम दोनों का ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। एक्सपांशन में आपको क्या करना है, नीचे की तरफ एरो दिखाना है, और क्योंकि मूवमेंट क्या है नीचे की तरफ है, और कॉन्ट्रैक्शन में आपको ऊपर की तरफ एरो दिखाना है। तो ये होगा हमारा दूसरा डिफरेंस जो था एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जिसमें हमने 3 पॉइंट लिखे और तीसरा पॉइंट हमारा ग्राफ था। अगर आपसे नहीं और अगर आपसे और कोई एक पॉइंट बन रहा है तो आप उसमें लिख सकते हैं, बट रिपीटेशन मत कीजिएगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि रिपीटेशन मत कीजिएगा। कोई भी एग्जामिनर को रिपीटेशन बहुत इरिटेट करता है, तो अगर आप लोग रिपीटेशन करेंगे तो शायद आपके पहले के भी मार्क ना दे सके, तो रिपीटेशन ना करें। तो अब हमारा तीसरा डिफरेंस बिटवीन हम लोग देख लेते हैं, जो है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसके पहले हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड एक्सपांशन इन डिमांड। अब इंक्रीज डिक्रीज ये किसके पहलू है, ये पहलू है चेंजेस इन डिमांड के। मतलब जिधर प्राइस सेम रहती है बट दूसरे फैक्टर्स चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है। अब दूसरे फैक्टर कौन से हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, इनकम है, टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस है। इन सब के वजह से क्या होता है, डिमांड चेंज होती है। डिमांड बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड घटती है तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अब इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट मीनिंग का है, पहला पॉइंट में हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। तो it is increase in the quantity demanded due to favorable changes in the other factors where price remains the constant। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, दूसरे फैक्टर्स में क्या हो रहा है, फेवरेबल चेंज हो रहा है। मतलब इनकम बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है,
टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। इन सब में जब आपकी अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा है दोस्तों, इसमें डिक्रीज इन डिमांड में हम लोग मीनिंग लिखेंगे कि इट इज डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर वेयर प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, दूसरे फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी डिमांड क्या होती है, कम होती है, वो है डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड में हम सबको पता है कि जो डिमांड कर होता है उसके राइट साइड और एक डिमांड कर क्रिएट हो जाता है, मतलब डिमांड कर में राइट शिफ्ट आ जाता है। तो हम लोग इधर लिख ले कि डिमांड कर शिफ्ट्स टू द राइट साइड, और डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर शिफ्ट्स टू द लेफ्ट साइड। तीसरे और आखिरी पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा ग्राफ बना देंगे। पेंसिल से सिंपल सा ग्राफ आप बनाइएगा, नंबर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो डिमांड कर निकालेंगे और इसका मूवमेंट दे देंगे। इंक्रीज इन डिमांड में हम लोग मूवमेंट देंगे राइट साइड, शिफ्ट देंगे, और डिक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट देंगे लेफ्ट साइड। तो इधर हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट होता है दोस्तों। अब क्या हमारे एक्सरसाइज में इसके अलावा भी 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, अगर हम लोग इस वीडियो में ले लेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, अब इसका एक पार्ट 2 में हम लोग ये बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।